एक बहुत रियल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर मैं अपने मौजूद मेहमानों से आपको मुतारिफ़ करवाऊंगी। नाज़रीन, सच्ची स्टोरी बता रही हूँ आपको। एक माँ, एक बाप, जिसके 8-10 बच्चे हों। पहले ज़माने में तो ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे ना। अभी तो यहाँ पर अब देखें, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के घर में 3 बच्चे हैं, किसी की सिर्फ एक औलाद और किसी की है ही नहीं। तो पहले ज़माने में ना बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, जब जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता था। अम्मा और बाप मिल के पूरे ख़ानदान को लेके चलते थे। जॉइंट फैमिली में सारे एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। अब जब तक वो माँ बाप हैं, उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ जोड़ा हुआ। बड़े की शादी कराई, बेटी की शादी कराई, छोटे की शादी कराई, सबकी बहुएँ लेकर आए, फिर उनसे उनके पोते, आगे नवासियाँ, सब रिश्ते पैदा, मज़ीद घर में अफराद बढ़ गए। करते 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 दस्तरखान लग रहा है, वो एक दस्तरखान लग रहा है जिसमें 30-35 बच्चे एक साथ बैठ के जो है ना खाना खा रहे हैं। पोते, नवासी, बेटे, बेटियां, बहुए, दामाद, ऐसे लंबे दस्तरखानों में। अब वो माँ बाप कितने खुश कि सारे बच्चों को एक साथ देख रहे हैं, अच्छा बुरा देख रहे हैं, बीमारी तकलीफ़ देख रहे हैं। घर में कोई राशन लाना है तो कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया। सारे बच्चे मिलकर कमा रहे हैं तो सब डच कर रहे हैं। बड़ों के हिस्से जो है ना वो हाथ में जो है ना पैसे दे रहे हैं, सैलरियाँ दे रहे हैं। बड़े सबकी चीज़ों को बांट रहे हैं, बहुओं को उनका दे रहे हैं खर्ची, बेटियों को दे रहे हैं, दामादों को दे रहे हैं। सबका अपना अपना डिनर विनर, खाना पीना, देखना, उड़ना, बिछोना, लेन देन सब एक साथ मैनेज कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम, खुशियाँ भी एक साथ, बच्चे भी एक साथ पल रहे हैं, अच्छी परवरिश भी पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशंस भी हो रही हैं। और अगर घर में कोई एक बंदा कमाने में अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ या फिर अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हुआ, तो बाकी जो भाई हैं वो अपने उस भाई को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वाई? बिकॉज़ क्योंकि पेरेंट्स ने सबको एक साथ ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो उसको परवान चढ़ाने के लिए बाकी भाई उसकी सपोर्ट करें। जो कि हमें कहा भी गया है कि आप अपने भाई के लिए मदद करें। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो अपना भाई जो साहिब हैसियत नहीं है और जो काम की तलाश में है और अभी उसके पास ऐसे ज़राए नहीं, तो उसकी मदद करें, बाहर मदद करने से बेहतर। और जब आप जॉइंट फैमिली से हट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं अपनी बीवियों को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके, उसके बाद क्या होता है? वही बूढ़े माँ बाप जिन्होंने सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा रखा हुआ, एक साथ ज्वाइंट किया हुआ, उसके बाद वो माँ बाप बेचारे रोड पे आ जाते हैं। किस तरह से कि कभी बड़े के घर 4 दिन रहना है, छोटे के घर 3 दिन रहना है, फिर उससे बड़ा कहेगा नहीं अभी मेरी तरफ ना भेजना, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास काम। दूसरा कहेगा नहीं नहीं ठीक है, बस 1 दिन से ज़्यादा नहीं, सुबह आए शाम ले जाना, तुम अपनी तरफ ही रखो, मैं पैसे दे देता हूँ, मेरे पास ना भेजना। अब वो जो माँ बाप हैं उनकी सिचुएशन क्या है कि जिन्होंने सबको इकट्ठा करके रखा, आज वो ही रोड पे आ गया कि उनको ये शर्मिंदगी है कि आज मैं एक बेटे के घर पे हूँ, 3 दिन के लिए हूँ, 4 दिन के लिए हूँ, मुझे नहीं पता। उनका ठिकाना, बिछोना, ओढ़ना, पहना, खाना, सब कुछ रोड पे, लवारसों की तरह। अब ये ट्रेंड है एंड हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये पूरा एक मौजू है जिस पे बात करने के लिए आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त माहिरीन को बुलाया है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो ये बात भी कर रही हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत पेन हो रहा है कि ये भी हालात थे और अब ये हालात हैं। मेरे पास मौजूद है जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बात करने के लिए प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे इस टॉपिक के लिए निकाला है। आपकी रहनुमाई से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। और उन्हीं के साथ हमारे पास हैं कंवल खालिद, जो कि सोशोलॉजिस्ट हैं और आती रहती हैं मेरे प्रोग्राम में, बहुत ब्लंट बोलती हैं, किसी से नहीं डरती, और सबसे बड़ी बात जो है वही सामने है, नॉट अ फेक पर्सनालिटी। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवल खालिद। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। फिर साहब, बात ये है, आपने बड़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन में इसका जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो हमारे सामने रख दिया है कि पेरेंट्स बहरहाल एक सेंट्रल रोल उनका है। और दीन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सक्यूज़ मी, दीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कुरान अज़ीमुश्शान में तो ये फरमाया गया कि तुम अपने पेरेंट्स के आगे उफ़ तक ना करना जब वो बुढ़ापे में ख़ास तौर पे पहुंच जाएंगे, कुरान की आयत है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लातादाद नरेशंस हैं
जब आप एजड होते हैं, आपकी एज बढ़ जाती है, तो बचपने की तरफ लुटाया जाता है। बड़े जो हैं बुज़ुर्ग, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर अब बच्चों का टेस्ट शुरू होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उन पेरेंट्स ने उन्हें रेज़ किया था। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आ गई है, उनकी बीवियों के ऊपर आ गई है, उनके आगे से बच्चों के ऊपर आ गई है कि वो दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि बेटा और वो जो आने वाली बहू है, बेगम है, वो उनको अपना नहीं समझती। और जैसे आप कह रही हैं कि वो रोड पे आ जाते हैं, ये बहुत ही पेनफुल रियलिटी है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। लेकिन फिज़ा, मैं आगाज़ में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, पेरेंट्स के जो रोल और पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने बच्चों पर आयद की है, वो सस्पेंड नहीं होती कभी भी। मतलब अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहे या वो न्यूक्लियर फैमिली में रहे, उसने अपने वालिदैन के हुकूक अदा करना है। तो जिसके पास पेरेंट्स रह रहे हैं, उसने 24/7 उनकी खिदमत करनी है। ये नहीं हो सकता कि मैं 3 दिन के लिए रखूँगा और अब वो चले जाएं, वो क्यों आए हैं मेरे घर में। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक किसी तरह सहाबी रसूल आए और बाप और बेटे दोनों सहाबी थे, उनका आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को कहा और बाप को कहा कि ए बेटे, ये तेरा जो वालिद है, ये तुझे ओन करता है। हदीस का मफहूम है, ही इज योर ओनर, ये तुम्हारा और तुम्हारे माल दोनों का ओनर है तुम्हारा बाप। माशाल्लाह। तो इस बात को पहले अंडरस्टैंड करें, हमारी ऑडियंस अंडरस्टैंड करे। मसला जॉइंट फैमिली का नहीं है या न्यूक्लियर फैमिली का नहीं है, दोनों मॉडल्स कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। हम न्यूक्लियर फैमिली को भी बुरा नहीं कह सकते। बाज़ औक़ात हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट भी करना है, ये भी दीन ही कह रहा है हमें। तो सर ये नहीं हो सकता, मैं इनको भी शामिल करना चाहूँगी जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि कंवल जी, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो इस बात पे फाइट करे, लड़े आपस में, भाई बहनें लड़े, मगर इस बात पे लड़े कि अम्मी मेरे साथ रहेंगी, अब्बू मेरे साथ ज़्यादा दिन रहेंगे, प्लीज़ इस बात पे फाइट हो कि मेरे घर छोड़ के नहीं जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी, तुम लोग ने जो करना है, आपस में लड़ें भाई बहन, इस बात पे लड़ें। ऐसा ही लगता है। देखिए, हम जिस आपसे सीनियर हैं, थोड़ा सा हमने ज़्यादा देखा हुआ है, तो मैं जिस ख़ानदानी उससे सेटअप से मैं बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये ऐसा होते भी देखा है कि बच्चे जो थे वो अपनी ऑनर समझते थे कि उनके पेरेंट्स उनके पास हैं, और जिसके पास रहते थे वो बड़े फ़ख्र से कहता था कि मेरी माँ मेरे पास रहती है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हुई हैं, और उस तब्दीली में बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अब मैं, आपने जैसे कहा मैं ब्लंट बात करूँगी तो मैं ब्लंट ही बात करूँगी, तो उसमें हमारा जो ओवरऑल जो मीडिया का रोल रहा है, अगर आप पिछले 20-22 सालों के मीडिया को देख लीजिए, आप ड्रामों को उठा के देख लीजिए, तो आपको शाज़ो नादर ही कोई पेरेंट मिलेगा जो बच्चों के लिए सिंपैथेटिक है, उनके लिए मोहब्बत रखता है। वो माँ बाप दिखाए हैं जो बच्ची को पढ़ने नहीं दे रहे, भाई जो है बहन को बालों से घसीट के ला रहा है, बाप जो है उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। ये आप इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं, जबकि माँ बाप के दिल में जितनी मोहब्बत और शफ़क़त अपने बच्चों के लिए होती है, ये एक नामुमकिन बात है। होते हैं ऐसे वाक़यात, ओकेजनली होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपने बात की, ये हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने सोसाइटी में ये बावर करवा दिया कि ये जो बड़े और बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये एक हमाकतों का मजमुआ है। और एक और जो स्लोगन बहुत हिट हुआ, स्लोगन ने ये कहा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। नहीं, एज इज़ मच मोर दैन दैट। हम बैठे हुए हैं, क्या हम अपने आप को कंपेयर करें, जो हमारी एक विजडम या हमारा एक्सपीरियंस आज से 25 साल पहले था, आज अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो हमने बहुत सारी हमाकतें भी की हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो आपके वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं, वो उस प्रोसेस में से गुज़र चुके हैं, उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं। उसके मुताबिक अगर वो बैठ के आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपको मशवरा दे रहे होते हैं, तो एक और रियलाइजेशन जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस एज में आके मैं ये समझ सकती हूँ
मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और पुरखलूस तरीन मशवरे वो मेरे वालिदैन ने दिए, किसी तीसरे बंदे से मुझे वो उम्मीद नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम इसी पे बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, क्या सही है क्या गलत है, कि इस्लाम की रोशनी पे भी बात कर रहे हैं, और हम सोशल, आप लोग जो लोग हैं, हमारा जो सर्कल है, हमारा जो माशरा है, वो क्या कहता है इस बारे में। विल टॉक अबाउट इट, टेक अ ब्रेक। सर ये बताइएगा कि सेपरेट और इंडिपेंडेंट ये जो ख़ानदानी निज़ाम है ये क्या है एक्चुअल में? देखें, जब ये बड़ी एक सामने की बात है, एक बच्चा है, उसकी आपने शादी की है, एक नया फैमिली यूनिट मार्ज़ वजूद में आया है। पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ उसकी एक वो ऑफ कोर्स वो एक और तरह की बॉन्डिंग थी, अब एक ज़ौजा भी आई है, एक न्यू फैमिली यूनिट बना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि पेरेंट्स को भी ना वो जो एक अल्ट्रा पोजेसिवनेस होती है उससे ज़रा दस्तबरदार होना पड़ता है और होना चाहिए, और ये भी इस्लाम ही कह रहा है। अगर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल आपके सामने रखूं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बेशक, और हज़रत अली उल मुर्तज़ा बाय द वे ही वाज रेज्ड डायरेक्टली बाय प्रॉफिट। बेशक, हज़रत अली उल मुर्तज़ा भी प्रॉफिट के घर में पले बड़े बेशक, हैं। माशाल्लाह। जब वो 6 साल के थे ऑनवर्ड्स वो थ्रू आउट प्रॉफिट के घर पे थे। बेशक। अब ये दोनों जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े हैं, अब इनका जब निकाह हुआ है और फिर रुखसती हुई है बीबी सैयदा की, तो इनको अलहदा किया गया है, एक नया फैमिली यूनिट बना है, नया घर में ये लोग आप गए कहना हैं। चाहते हैं इस्लाम की रोशनी से अगर हम देखें, बात करें, तो ये जो इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट रहना, सेपरेट रहना, न्यूक्लियर रहना, तो ये हमें इस्लाम इजाज़त भी देता इस्लाम है? बिल्कुल इजाज़त देता है। यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ अच्छा। कि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो इस्लामिक चीज़ है और न्यूक्लियर फैमिली एंटाई इस्लामिक। ऐसा नहीं है। इस्लाम की वैल्यूज़ कांस्टेंट है, वो वैल्यूज़ अगर जॉइंट फैमिली में कल्टीवेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। वो वैल्यूज़ अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में कल्टीवेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इस्लाम एक मॉडल को, उस वक्त सहाबा में जॉइंट फैमिलीज भी होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती थी, दोनों फैमिलीज के हमें। जॉइंट फैमिली में देवर और जो भाभी हैं वो तो आउटसाइड फैमिली से आती है ना, नाम महरम भी होते हैं, उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? ऑफ कोर्स उनका आपस में एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल किस्म का एक हिजाब वाली बात है वहाँ पे, मतलब देवर के लिए और भाभी के लिए एक क्योंकि देखें बहुत सी ऐसी मामलात हो सकते हैं जिनको इस्लाम पसंद नहीं करता, इसलिए भी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है ना, या स्पेस और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप एक छोटी स्पेस के अंदर रह रहे हैं, अब किसी के इतने ज़राए नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है, इतनी बड़ी स्पेस नहीं है, तो भाभी हर वक्त पर्दा करके तो नहीं घूम सकती ना, अगर पर्देदार जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं घूम सकती, लेकिन देखें उनका आपस में एक बहरहाल डिस्टेंस, इस्लाम के अंदर जो एक मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट है, फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ एक कॉन्सेप्ट है, वो तो रहेगा। अब देवर के लिए उसकी भाभी एक बहन के कैटेगरी में है। हैविंग सेड दैट, उनका आपस में पर्दा है, वो महरम नहीं है एक दूसरे के। मतलब ये तो दीन इसके पर बहुत ही क्लियर है कि देवर और भाभी मतलब एक दूसरे के महरम नहीं है। तो फिर बेहतर तो ये है ना कि इस्लाम तो फिर यही सपोर्ट कर रहा है ना कि आप न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो उसको ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बीबी सैयदा और मौला अली की एग्जांपल दी, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जब वो उनकी विलादत हुई है तो वो एक साथ वाला घर था, उस वक्त का मदीना छोटा था, प्रॉफिट साथ वाले ही घर में रहते थे, मगर इट वाज अ डिफरेंट हाउस होल्ड। मैं अल्लामा इकबाल की एक बड़ी क्विक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। ही मैट मुसोलिनी, इटालियन जो बहुत बड़े उस वक्त के लीडर थे और किसी को टाइम नहीं देते थे। इकबाल जब यहाँ से यूरोप गए तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुसोलिनी ने कहा कि आप मुझे इस्लाम की कोई बात बताएं। तो इकबाल ने कहा कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आबादी एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो नए शहर आबाद किया करो, क्योंकि जब आबादी बढ़ जाती है और आप उनको एक छोटी स्पेस के अंदर कैद कर देते हैं तो फिर क्राइम्स, फहाशी और व्हाटएवर ये सारी जो बिगाड़ की हम बातें कर रहे हैं वो कम स्पेस के अंदर जब ज़्यादा लोगों को आप ठोसते हैं, भीड़ बना देते हैं। तो मुसोलिनी खड़ा हो गया, उसने कहा मैंने ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए इससे बड़ी बात आज तक नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी बात है इकबाल जो आपने कही है। तो इसी बात को अगर हम माइक्रो लेवल पे लेके जाएं, एक छोटी स्पेस है, छोटी स्पेस के अंदर एक खास कैपेसिटी है ना कि वो 6 लोगों के लिए बनी थी। अगर आप उसके अंदर 60 लोग घुसाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, वहाँ पे सोशोलॉजिकल ट्रबल्स हैं, वहाँ पे आपको मॉडेस्टी के मसाइल होंगे, वो सारे महरमात जो इस्लाम जिनकी बात कर रहा है वहाँ पे मसाइल होंगे। मगर अब एक बेटा है,
वो शादी करके अलग हो गया है, जी, ठीक है, जी। और इकलौता था बेटा, जी जी फिर नहीं पेरेंट्स तो अब बुढ़ापे में अगर है ना अगर इस देखें फिगर ना, में, ऑफ कोर्स अब यहाँ उनको पे तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम उसकी होगी। जिम्मेदारी है, यस यहाँ दैट्स पे तो उसकी जिम्मेदारी है ऑफ कोर्स। देखें हम अब सारा दिन सपोज वो ऑफिस में बेटा, फिर देखें इसमें दोनों चीज़ें हैं, कुछ पेरेंट्स ने भी बैलेंस करना है। सास और बहू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ ने अगर अपनी बहू को बेटी बना लिया तो मैं आपको लिख के देता हूँ वो बेटी बनेगी, वो भी रेसिप्रोकेट करेगी। और अगर वो जो बहू आई है उसने इनको अपना पेरेंट समझ लिया, जो इस्लाम कह रहा है ना कि तुम्हारे जो हैं वो 3 बाप हैं, एक जो तुम्हें आज इस ज़मीन पे लेके आया योर बायोलॉजिकल फादर, एक तुम्हारा टीचर वो तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, एक वो जो तुम्हारा ससुर है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी है या बेटा दिया है, वो मगर भी तुम्हारा जो बाप है। बहू है अगर वो कहती है मुझे नहीं रहना, मुझे अलग घर लेके दो, मैं नहीं रहना चाहती, फिर यहाँ माँ पे बाप उनकी के पीछे तरबियत की अकेले जरूरत अपने है बेटा ना। कैसे मैनेज नहीं, करेगा? यहाँ पे उसकी तरबियत की जरूरत है ना। अगर एक बेटा है, अकलौता है, घर में स्पेस का इशू भी नहीं है, पेरेंट्स आर ओल्ड, तो अब इधर वो जो लड़का है ही नीड्स टू पुट हिज फुट डाउन अ बिट, उसको बैलेंस करना है। और बड़ी इंसानियत भी- थैंकलेस जॉब है अब फिजा। यहाँ पर तो इंसानियत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती ना सर, किसकी? मतलब यही कि भाई माँ बाप बुढ़ापे में Of है, course, इतना अकेले of कैसे course, रहेंगे, of कुछ हो course, जाए, of बीमार course, हो, कुछ हो of या course। कुछ आपने कैसे। बहुत अच्छी बात की कि रिलीजन को तो छोड़ें, इंसानियत की भी तो एक बात है That's what- कि अगर ओल्ड लोग हैं, 2 लोग हैं, वो तो इस्लाम तो कहता है कहीं और भी हैं तो आप उनकी हेल्प करें। यही तो बात। ये आपके तो फादर इन लॉ हैं, यही और बात। फादर इन लॉ एक्चुअली दीन में फादर इन लॉ नहीं है, वो फादर की कैटेगरी में है, इज योर फादर। ये इज योर फादर। ये मुझे बताइए कंवल जी कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है इसके कुछ फ़वाइद जो हैं हमारे देखने वालों को कुछ अपने पॉइंट्स में बता दीजिए। देखिए ह्यूमन मेड जो भी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, तो फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। जो मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाई देता है वो ये कि आप एक सिस्टम, चलते हुए सिस्टम में आप ऐड ऑन हो जाते हैं और आपकी बहुत सारी घर की चीज़ें जो होती हैं वो एक स्मूथली चल रही होती हैं। हाँ। और फिर आप वक्त से के साथ साथ मतलब फाइनेंशियली भी इजी होता है चीज़ें आपस में। फाइनेंस के अलावा फिजा आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते, नहीं जानते, फिर आपको वो सिस्टम नहीं चलाना आ रहा होता क्योंकि शादी से पहले आपने उस विगरस ट्रेनिंग में से नहीं गुजरे होते। जो शादी के बाद जो जिम्मेदारियां पड़ती हैं वो बहुत फ़र्क है। और आजकल का जो मैं दौर देख रही हूँ तो उसके अंदर हमारी बच्चियां जो हैं वो इतनी अपनी एजुकेशन कैरियर में बिज़ी होती हैं कि बाज़ औक़ात वो 100% उस चीज़ को नहीं ग्रास्प कर ये पाती। जो डिवोर्स रेट है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है या फिर ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में ज़्यादा? मेरा ख्याल ये है मुझे ब्रेक के बाद जवाब दें, इस- ब्रेक जी, के ज़रूर। बाद डिटेल में, क्योंकि ये आपको पता है डिवोर्स रेट तो बहुत ज़्यादा फैल गया, मगर किस वजूहात की वजह से। इनमें से भी तो कोई एक बात होगी ना, कौन सी, क्या रेट्स है, ये आपने मुझे बता रहे हैं। ठीक है, आपसे तो ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। कंवल जी, मैंने आपसे पूछा था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा डिवोर्स रेट है या फिर आपको लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो वहाँ पे डिवोर्स रेट ज़्यादा है? जैसे इसके मामले में ना हम कोई भी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं कह सकते। शादी एक ऐसा आप समझिए कि वो जुआ कहते हैं ना, कि इसमें आप किसी पे कोई भी रूल या कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। मगर कंवल जी, आपको नहीं लगता था कि पहले जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, कोई बदतमीज़ी हो, कोई ऊंची आवाज़ में बात करे मियाँ या बहू को इस तरह की लहजे में बात करे तो 4 लोग बैठ के समझाते थे कि आस्ता बात करो, या फिर इन लोगों को डर भी होता था कि बड़े बैठे हैं, आवाज़ जाएगी, कमरे से बाहर आवाज़ निकलेगी तो 4 दीवारी से, तो फिर वो बाहर बड़े बैठ के पूछेंगे कि बेटा क्या हो गया था, आपको मैं बुनियादी वजह बताऊं कि वो जो बड़े बैठा करते थे ना, तो वो बड़े जो बैठते थे तो उनमें से 2 बड़े जो होते थे वो लड़के की जिम्मेदारी लेते थे और 2 बड़े कहते थे कि हम लड़की के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, तो और बात वो को बड़ी दरगुजर करवाते थे ना, नॉर्मल तो अब करवाते आलम थे। ये आ चुका हुआ है कि और एक माँ और बाप- पॉइंट भी मैं साथ ऐड करूंगी, जी। अब जैसे सेपरेट फैमिली में हो गए और आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उनको ये नहीं पता कि अपने 4 दीवारी जो कमरा है उससे बाहर आवाज़ जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। टॉक्सिक रिलेशंस जो निकला है वो पहले तो नहीं निकला था जब जॉइंट फैमिली में रहते थे, टॉक्सिक रिलेशन निकला है ये सेपरेट अकेले रहने से, इंडिपेंडेंट रहने से। अब उसमें क्या होता है, जो आज का बच्चा परवान चढ़ रहा है, जो छोटा बेटा या बेटी, 2-3 जो भी बच्चे होते हैं घर में, वो सहम के उस कोने में बैठे हुए होते हैं क्योंकि माँ बाप की आवाज़ इतनी ऊंची होती है, इतनी बदतमीज़ी होती है। और दूसरी बात, पहले ये नशे तमाशे नहीं होते थे, डर होता था,
8 बजे घर के अंदर घुसना है, डाइनिंग लगनी है, दस्तरखान लगना है, खाना खाना है तो टाइम पे खाना, नहीं खाया तो उसके बाद खाना नहीं मिलेगा, किचन क्लोज हो जाएगा। और अब्बू जी अगर बाहर खड़े हो जाते थे तो बेटों के त्राह निकल जाते थे, खून पसीना एक हो जाता था, मिक्स हो जाता था कि लेट हो रहे हैं। दोस्ती यारी में घूमना भी है तो एक लिमिट में घूमते थे, ठीक है। तो वो तौर तरीका होता था, लड़का लफंटर नहीं होता था, लड़कियां घर में बैठ के बीवियां रोती नहीं थी कि लेट हो गया आया नहीं है। आज के दौर में क्या हो रहा है, पार्टियां, नशे, तमाशे, ड्रगी। वाई ड्रगी? क्यों औरतें शिकायत करी हमारा मियाँ ड्रग लेके आता है, हमारा मियाँ नशे करके आ रहा है घर में, ठीक है, उल्टियाँ करता है, हम साफ कर रहे हैं, ये कर, क्यों? क्योंकि सेपरेट बोलने वाला कोई नहीं है। और अगर वो बोल देती हैं अपने मैके या जाके ससुराल में, तुमने हमें जलील किया, अना पे बात तलाक, तो पहले नहीं आपको लगता था कि सब संभालने वाले थे? और अब ये तमाशे, ये परेशानियां, और बच्चे वही देख के वही आगे माशरे में वही कुछ कर रहे हैं जो उनका बाप या उनकी माँ करी। औरत को भी मर्द बन के घूम रही है, ऊंची आवाज़ में बात करेगी, मर्द को उसने आगे से कुछ कह दिया उसको डबल कहेगी, उसने कहा ए, उसने कहा बी, उसने कहा सी, उसने कहा यू डी। तो ये किस तरह से चलेगा? वजह ये बच्चे तो फिर यही बन रहे हैं आगे, औरतों की इज्जत नहीं, वैशी तमाशा। लड़कों की या जिन लड़कियों की आप बात कर रहे हैं जो इस नहज के साथ पल रहे हैं, उस नहज की तरबियत देने वाले उस लड़के या लड़की के माँ बाप हैं। आप अगर गलती देखें या कहीं पे कमी देखें तो वो तरबियत की कमी थी। जो ये जो सेटअप है जिसमें वो बेटा या बेटी आ गए हैं, और शादी के अंदर लड़के का रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल होता है, लड़की का भी अहम है, लेकिन लड़का जो है उस शादी को डिफ़ाइन करता है। तो अगर उसमें ये सब कुछ मौजूद है, अगर वो ड्रग्स ले रहा है, रातों को पार्टियां कर रहा है, बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब देखें ना, मुझे नहीं लगता कोई माँ या कोई बाप, मैं आपको भी शामिल करूँ, मुझे नहीं लगता आज के दौर का या पहले कोई माँ कोई बाप अपने बच्चों को जो है ना इस तरह की तरबियत देता है कि रोटी ना पूछे, बदतमीज़ी से बात करे, या उसको बोले जाओ जाके बाहर तुम अपने दोस्तों में सोशलाइजिंग करो, ये करो, याशी करो, कोई नहीं देता। मगर हमारा माशरा, सोसाइटी बाहर ऐसी है जो आपको ऐसी चार्म्स देती है। ओ माय गॉड, इधर पार्टी हो रही है, लेट्स गो फॉर पार्टी टुनाइट। ओ इधर जीटी हो रही, तुम्हें नहीं बुलाया? उसने कहा नहीं मैं तो ऑफिस से फ्री, चल मैं लेके चलता हूँ, लेट्स गो। ये सीन हमारा माशरा तो कर रहा है ना, हमारी सोसाइटी तो कर रही है ना। अब इसका ताल्लुक तरबियत से तो मेरे ख्याल से नहीं है। वो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, तरबियत के लेवल के ऊपर बड़े गैप्स हैं। हाँ। अब जो पिछले 20-25 साल में जो जिसको जनरेशन जी हम कहते हैं, यानी 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ और आज वो 25 साल का या 24 साल का हो गया है, मेरा ख्याल है पेरेंट्स की तरबियत में बड़े गैप्स हैं। पेरेंट्स ने उनको उतना टाइम नहीं दिया, और ख़ास तौर पे देखें एक रिलीजियस फ्रेमवर्क है इस सब के पीछे, एक हमारा कल्चरल फ्रेमवर्क है इस सब के पीछे। हमने उस रिलीजियस स्पिरिचुअल कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर जो बातें आप कर रही हैं, दे आर वेरी कल्चरल। ये हमारी पंजाब की, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन थी, हिंदुस्तान की अपनी सिविलाइजेशन थी, बड़े छोटे की तमीज़, वो सारा, लेकिन वो बिल्कुल पीछे जा चुका है। कुरान अगर कह रहा है उफ ना करना, तो आजकल तो बच्चे कह रहे हैं कि बाबा यू डोंट नो, आपको तो पता ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स का रूल ये कभी सुना ही नहीं था कि लड़का किसी, मतलब पहले से दोस्तियां, लड़के लड़कियां, पेरेंट्स ने भी ये बात नॉर्मलाइज कर दी है ना, पेरेंट्स ने भी ये बात नॉर्मलाइज कर ली हुई है। जब आप अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल्स में भेजेंगे जहाँ पे हेलोइन होंगी, जहाँ पे वेस्ट के फेस्टिवल्स होंगे, वेस्ट की प्रॉम पार्टीज होंगी, तो फिर आप कैसे ये अस्यूम करें कि जी वो अब बड़े अच्छी तरह से वो मैं आपको एक और बात हंस के बताऊंगी, क्योंकि फैक्ट तो पूछना ही है मुझे, बीइंग अ होस्ट, मुझे जो माशरे में हो रहा है वही पूछना है। ये जो लिविंग रिलेशन शुरू हो गया, इसको आप ज्वाइंट फैमिली कहेंगे? शादी से पहले जो चल रहा है, तो हराम लड़का है, लड़की में, इसको आप ज्वाइंट फैमिली कहेंगे और इसको न्यूक्लियर सिस्टम कहेंगे? क्या कहेंगे? रिलेशनशिप तो बगैरती है, ये भी तो चल रही है माशरे में। माशरे को किस तरीके से एजुकेट करना है? वही कह रहा हूँ ना, जब आपकी इंस्पिरेशन ही वेस्ट से आप ले रहे हैं, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है ना। अब लिविंग रिलेशनशिप आया, फिर LGBT आ जाएगा, फिर हम सेम जेंडर में चले, आ चुका हुआ है। हमारे बच्चे जो अब ये O लेवल्स A लेवल्स में हैं, या वो जो ग्रामर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं, वहाँ पे 8वीं क्लास के बच्चे खुल के बोले, बिल्कुल सही, यही जो माशरे में हो रहा है। लेकिन ये जो सब कुछ बातें जो हैं, आप भी पेरेंट हो ना, हम भी पेरेंट्स हैं। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि माँ जो है वो बच्चे की चाल ढाल, उठना बैठना, वो घर से जब बाहर निकलता है एक एक अदा पहचानती है।
ये कोई माँ ना कहे कि मुझे अपने बेटे का पता नहीं चला या मुझे अपनी बेटी का पता नहीं चला। सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। मैं मुख्तलिफ तो आपको लगता है में जो अभी कॉलेजेस में और इधर बच्चे जो बच्चियां पढ़ गई हैं ड्रग्स में, नशे में, तमाशों में, तो ये पेरेंट्स को पता होता ही होगी, राइट? पेरेंट्स को पता होता है, पेरेंट्स आर हेल्पलेस, दे आर हेल्पलेस, दे कांट डू एनीथिंग। हेल्पलेस इन अ वे, देखिए दे आर सो स्केयर्ड ऑफ देयर चिल्ड्रन। मुझे आजकल यही होता है। मगर हमारे पास वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि अगर हमने एक थप्पड़ लगाया या कोई सख्ती की तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बच्चों ने फोन, हमारे वहाँ ये सिस्टम नहीं, तो, लेकिन फिर हम आजकल सख्ती देखिए तो कर सोशल सकते हैं। मीडिया के ऊपर जिस तरह की हमने एक्टिविज्म फैला दिया हुआ है ना, अब पेरेंट्स भी डर रहे हैं। अब पेरेंट्स खुद डर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे तंबीह करें। अगर वही बच्चा जो है वो अपनी फेक सूजी हुई आंखों के साथ एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे डाल दे कि मेरे बाप ने मेरे पे शाउट किया है या मेरी माँ ने किया है, तो पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पुलिस नहीं पकड़ेगी, लेकिन आपका वो जो एक प्रेस्टीज पॉइंट है वो कम होगा सोसाइटी के अंदर। क्या कहेंगे आप सर की इस बात? देखिए, पेरेंटिंग जो इस वक्त है ना, पहले ज़ोर ज़बरदस्ती की चलती थी। माँ बाप ने जो फैसला कर लिया मान लिया। अब जो है, जो की फैक्टर किसी माँ बच्चे और बाप के रिलेशनशिप का है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको अपने बच्चे को एक दफ़ा बिठा के बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करनी होती हैं, और ये एक्सप्लेनेशन जो है, आप यकीन करें कि 2, 2.5, 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि जब हम बच्चे को बताना शुरू कर देते हैं कि गुड टच, बैड टच, आज से 30 साल पहले कौन ये बातें करता था? लेकिन उसमें अब क्या बात हो रही है, आप उस लेवल पे आके उससे कम्युनिकेट करना है, आपको बात करना है। ये बात हमारे यहाँ जब तक नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुफ्तगू, डायलॉग, कन्वर्सेशन, कवल टाइम। जी, एक और काम करते हैं, हम अब ना एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने अब सिर्फ सोल्यूशन पे बात करनी है कि देखें ये तो इतने मसले हैं कि अगर डिस्कस करें पहले और आज के वक्त में, और न्यूक्लियर और ये जो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इस पर तो मुझे लगता है कि 5-6 क्या, मुझे लगता है 500 शो भी कम है जो मसले आजकल हमारे माशरे में चल रहे हैं। बट हम कुछ सॉल्यूशंस जो डिस्कस कर सकते हैं जिससे आपकी मदद और रहनुमाई हो, इस्लाम दीन की रोशनी में भी, और कवल जी भी हमें गाइड करेंगी। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के ऊपर। अब हम सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, और सोल्यूशन के ऊपर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल लोग जो है जॉइंट फैमिली ही रह रहे होते हैं कुछ लोग, और वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना किचन सिस्टम अलग कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला फ्लोर है तो ऊपर एक किचन अलग बना दिया, उससे ऊपर बेटा और रहता है तो उसका अलग किचन है, नीचे मेन किचन अम्मा का है, सब कुछ। तो ये भी क्या सोल्यूशन में आता है? ये सही है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आप इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं कि पेरेंट्स सेंट्रल हैं, पेरेंट्स की आपने खिदमत करनी है, और ख़िदमत इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, उनको टाइम भी दें, उनको रिसोर्स भी दें, वो सारा उनके हकूक़ हैं, वो दे आर वेल डिफाइंड। अगर उस एम्बिट के अंदर रहते हुए फार्म व तफीम से किचन अलहदा हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मतलब इस पर पेरेंट्स भी कोई इशू क्रिएट ना करें, हाय किचन अलहदा हो गया, मेरा बच्चा तीसरी मंजिल पे अब खाना खाएगा। आप एक नया फैमिली यूनिट बना है, वो अगर आपस में पर्सनल स्पेस के अंदर आपका बच्चा अपनी बेगम के साथ खुश है तो इस खुशी को भी सेलिब्रेट करें, ये भी इस्लाम ही है। Exactly. ये इस्लाम कह रहा है ये, मतलब अच्छा, अब ये भी हो सकता है क्या सर कि अगर फैमिली ने पास ही कहीं 1-2 गली छोड़ के कोई घर ले लिया, सेपरेट सिस्टम भी हो गया, ठीक है, और रोज का आना जाना भी हो गया, कि रात का डिनर अम्मी की तरफ हो गया, माँ बाप आ गए, लंच बच्चे की तरफ मस्जिद से पढ़ते हुए आ गए, कर लिया ऑल दैट। तो उससे ये भी नहीं है कि दूसरे शहर में जाके घर ले लिया बच्चों ने, दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो गए, माँ बाप बिल्कुल अकेले पड़े हुए, को पूछो हाल हवाल नहीं। ये भी कुछ सोल्यूशन इस तरह से आपको दिखता है? बेशक ये फिजा, मुझे तो लग रहा है मेरे से ज्यादा, हमसे ज्यादा सॉल्यूशंस आपको, द काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट यू आर कमिंग अप, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी वाइज आल्सो एट द सेम टाइम। एक बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा, जब भी हम सॉल्यूशंस किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं ना कि जी कुछ सॉल्यूशन बताएं, तो हमारे अंदर एक पीछे ये आइडियोलॉजी होती है कि हम कोई स्विच प्रेस करेंगे ऑन ऑफ वाला मामला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप्स चाहे मियाँ बीवी का आपस में हो, इस नए फैमिली यूनिट का अपने पेरेंट्स का हो, ये टाइम मांगता है, ये एक लॉन्ग टर्म बात है। तो जो भी बातें हम कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं सोशियोलॉजिकल, नफसियाती तौर के ऊपर। कहीं पर पेरेंट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वो पोजेसिव ना हो अल्ट्रा,
कि मेरा बेटा तो मुझसे चला गया, वो अपनी बेगम के नीचे लग गया, ये भी एंटी इस्लामिक अप्रोच है बाय द वे। अच्छा, इस्लाम की रोशनी में ये भी बता दीजिएगा, जो घर दामाद भी रखते हैं कुछ लोग, बेटी अकेली होती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं हमने की, इसका भी सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है पहले। अगर और अगर अगर तो अगर दामाद इफ़ाम अगर व घर तफ़हीम के दामाद साथ, रख रहे हैं बिल्कुल, और तो बेटी बिल्कुल अकेली है, माँ बाप बहुत ज़ईफ हैं ऑल दैट, और बाप के इफ़ाम व पास जायदाद पैसा सब कुछ, उसको आगे कोई देखने वाला कोई नहीं, देखें, बेटी सब इफ़ाम व कुछ है ना। तफ़हीम के साथ अगर ये मामला हो और लड़के के पेरेंट्स को भी इससे मसला ना हो, तो इसमें कोई हर्ज वाली इस्लाम बात इजाजत नहीं है। देता है घर दामाद की? देखें, मैं अब घर दामाद को प्रैक्टिकली एग्जांपल अगर देना चाहूँ, घर दामाद तो नहीं मैं कहूँगा इसको बिल्कुल भी, लेकिन वैसे दुनियावी तौर पे समझने के लिए, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो उस वक्त मक्का के चेंबर ऑफ कॉमर्स को हेड करती थी, ठीक है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही गॉट मैरिड ही मूव्ड इन विद बीबी खदीजतुल कुबरा। ये बात ज़हन में रखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले जनाब अबू तालिब के साथ रहा करते थे। जी। जब उनका 25 साल के वक्त वो निकाह हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट इनका जो फैमिली यूनिट बना है वो घर बीबी खदीजतुल कुबरा का था। अच्छा, सलामुल्लाह ताला वो अलैहा ओन का। करती थी। अच्छा, उन्होंने शादी के बाद क्या उनको गिफ्ट किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि पसंद की शादी भी थी। हज़रत खदीजा ने तो खुद देखिए, अपनी बीबी फरमाइश से खदीजतुल शादी की कुबरा थी, ने तो पसंद अपना से की सारा थी। माल दीन के लिए दे दिया ना। वो जब बीमार हुए थे, उन्होंने आए तो थे सब जी। कुछ, बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपना सब कुछ नबी उनके सल्लल्लाहु कदमों अलैहि में वसल्लम रख के दिया कदमों था, में रख दिया। सारी अशरफियां सब कुछ दे मोहसिना दिया था। इस्लाम, अरे वाह, मोहसिना इस्लाम, क्या इसमें कोई बात है। दो राय नहीं है। क्या बात है। हमारे जितने मकातिब फिक्र हैं मुसलमानों के, इस पर इनका इतफाक है, मगर वो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दीन दिया था। इस्लाम की खिदमत के लिए। लेकिन मैं वैसे इसके अंदर मैंने इसलिए पहले कहा कि मैं जो आपका सवाल है उस पर ये डायरेक्ट एग्जांपल कोट नहीं कर ये रहा, यहाँ पे कोई लेकिन ऐसे, समझाने के लिए कि अगर ऐसे सिचुएशन हो और दोनों फैमिलीज में रजामंदी हो जाए जी। कि यार ये हमारा बेटा, हमारे तो 6 बेटे हैं तो 5 खिदमत कर लेंगे, और वो एक ही बच्ची है, अगर वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करना चाहे और हमारा बेटा भी उधर अगर चला जाए वक्ती तौर पर, अगर दोनों फैमिलीज में रजामंदी है तो कोई हर्ज वाली और ये कोई एंटी इस्लामिक बात नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर आप घर दामाद हैं भी तो आपके अपने पिछले पेरेंट्स की जिम्मेदारियां आपसे सस्पेंड नहीं होती। आपने उनको भी टाइम, उनको भी रिसोर्सेज जो आपको अल्लाह ने दिया है उसमें से आपने कुछ ना कुछ शेयर करना क्या है। बात है जी, क्या बात है। आप भी, मैं चाहूँगी कोई मैसेज ज़रूर दें, क्योंकि हमारा एंड टाइम में कुछ सोल्यूशन का मैसेज ज़रूर होना चाहिए उसमें। सोल्यूशन का मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके बच्चे की तरबियत जो है वो 3 साल की उम्र से कॉन्शियस शुरू हो रही है, और उसमें जो की फैक्टर है कि बच्चों को बेसिक एक रिलीजन, मोरालिटी, ये 2 बातें जो है इनकलकेट करते हैं। क्योंकि ये जो जितने माशरों में हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा लोकल है या इंटरनेशनली, और बच्चों ने सारी जगह ट्रैवल करना है, अगर उनकी बेसिक मॉरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, वो हर जगह उन मॉरल वैल्यूज़ के साथ चलेंगे। और इस सिलसिले में पेरेंट्स से मेरी सिर्फ एक ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों से खौफज़दा होना बंद कर दें। दोस्त बने, लेकिन इतने ना दोस्त बने कि वो आपको रौंद के निकल जाएं। मोहब्बत करें, लेकिन इतनी मोहब्बत ना करें कि बच्चा आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। उनसे बात कीजिए, उन्हें सही और गलत की पहचान दीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर ये लाजिम कीजिए कि ये सही है तो यही करना क्या है। अपनी बेटियों के और बेटों के फ़ोन्स हमें चेक करने चाहिए? क्या उनका सारा उठना बैठना, आपको मैं एक दोस्ती बात यारी, कहूँ, उनके पीछे फॉलो थोड़ा जो बहुत करना चाहिए? आजकल बच्चों की नॉलेज है, माँ बाप उनके ऊपर 1000 पहरे भी बिठा देंगे, तो जिस बच्चे ने जो करना है वो कर गुजरेगा। उसका सिर्फ एक सोल्यूशन मेरे वालिदैन ने मेरे पे किया, मैंने अपने बच्चों पे किया, कि उनको सही और गलत बार बार, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग है, उनको बताते रहना है कि ये सही, चेक करना, उनके पीछे फिरना, उनके फ़ोन देखना, उनका ये नामुमकिनात हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में घूमना है, आपने उनके, और उसके बाद ये कि पेरेंट्स ने चले जाना है, रहना तो बच्चे ने है बाद में ना। तो अगर आप उनके अंदर ये चीज़ें डाल देंगे, और उसके बाद ये है कि जब भी बात हो रही थी अलग रहने की या कुछ करने की, तो अगर बच्चे अलग भी रहते हैं, ताल्लुक़ नहीं टूटता। अब अगर मैं अपने घर की आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देती हूँ फटाफट। मेरे बड़े बेटे ने कुछ अर्सा पहले डिसाइड किया कि वो अलग रहेगा, क्योंकि उसका कुछ जॉब और काम, उसका वर्क फ्रॉम होम का इशू था। शुरू में तो मुझे बड़ा धचका लगा, शादी भी नहीं हुई थी। उसने कहा कि आई नीड टू हैव अ बेटर स्पेस। ओके, लेकिन उसको मैंने इस तरह से लिया कि मुझे लगा कि जैसे मेरे घर की एक एक्सटेंशन हो गई है।
अब वो अकेला रहता है, अलहदा रहता है, लेकिन हमारे लिए फेस्टिविटी होती है कि ईद वाले दिन वो आ जाता है, ईद वाले दिन हम उसके पास गए होते हैं। सो दिस हैज़ बिकम लाइक अ सेकेंड होम फॉर ऑल ऑफ अस। सो कहने का मकसद ये है, चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, उन्होंने दुनिया को देखना है, उस दुनिया के साथ साथ आपको ज़रूर चलना है, लेकिन फिर वही बात कहूँगी, दीन पे, अखलाकियात पे, कवानीन पे, बच्चों के साथ बचपन ही से मत कॉम्प्रोमाइज़। क्या बात है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, और आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं कि जिससे आज हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। कहते हैं ना, जो खुद एक्सपीरियंस्ड हो आप लाइफ में, तो उसको अगर आप कोट करें तो बहुत ईजी होता है दूसरे सामने वाले को समझाने में, क्योंकि मुझे लगता है हमारे एक्सपीरियंस से या कोई भी हम जो बात कर रहे होते हैं उससे आपकी लाइफ में बहुत आप कुछ सबक सीख लेते हैं, और आपकी ज़िंदगी जहाँ पर कुछ फंसी हुई होती है और आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं होता, उससे आप कुछ सबक सीख के ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एंड देन वहाँ पर सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं वो उन्होंने भी शादी नहीं की, तो हम लोग अलग अलग हैं, ठीक है, मगर हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम दुआ है, एक दूसरे की इज़्ज़त बहुत करते हैं। और बेटी जो है हमारी, जो मेरी 9 साल की बेटी है, वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने बाबा के साथ भी और मेरे साथ भी। ऑल्दो वो मेरे साथ रहती है क्योंकि माँ की जिम्मेदारी होती है उसको लुक आफ्टर करना, बेटी है, उसका देखना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, उसकी हर किस्म की ऐसी छोटी मोटी बड़ी नीड्स, बट उसके बावजूद चीज़ें जो है वो बाप के साथ उसकी बहुत अटैच है, क्योंकि उसका असली बाप है, उसको वैसे ही प्यार करता है, वो भी उसको वैसे ही प्यार। अब जब कल वो बड़ी होगी और उसकी शादी होगी, तो मैंने फ़राल को अभी से वो तरबियत और उसको प्रिपेयर कर दिया मेंटली कि जहाँ पे भी तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारे सास ससुर होंगे, जो भी होंगे, वो मेंटली वहाँ से प्रिपेयर। मगर उसके बावजूद जैसे मैं अकेली रह जाऊँगी, मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है, तो उसने मुझे भी लुक आफ्टर करनी है, और उसका बाप जो अकेला रह जाएगा उसने उसको भी लुक आफ्टर करना है। तो बच्चों को इस तरह की जंग के लिए, इस तरह के मुश्किल हालात के लिए बचपन से प्रिपेयर कर दें। जैसे हम बच्चे को पालेंगे, वो बड़े होके हमें वैसी रिजल्ट देगा। हम जो आईना दिखाएंगे वो उसी आईने में शक्ल देगा। बात यह है कि सिर्फ जो आपने समझाना है ना, बच्चों को वही समझ आएगी। टाइम दे, टाइम दे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास एंटरप्रेन्योर है, एक ज़बरदस्त मुदस्सिर यंग लड़के हैं और इस बात पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और एक नई चीज़ ईजाद की है इनको। क्या बात बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ ईजाद की है ना इन्होंने कि अभी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इंसान की सोच वही कहती है ना, वसी होनी चाहिए। आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। इरादे आपको कहीं पे भी जो है ना उड़ा ले जाते हैं। तो हमारे साथ है मुदस्सिर। मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मैजिक आपने ईजाद किया है, क्या है, जरा देखने वालों को बताइए, दुनिया को बताइए। ये है हमारी इको फ्रेंडली पेंसिल्स हैं। इको फ्रेंडली पेंसिल, ये फ्रेंडली ऊंचा बोलिएगा, क्या है? इको फ्रेंडली पेंसिल्स हैं। ये हमने वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके बनाई है। जो पेपर ज़ाया हो रहा है, हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे ये पेंसिल बना दी। आम जो पेंसिल आप देखते हैं मार्केट में, वो लकड़ी से बनी होती है। जब लकड़ी से पेंसिल बनती है तो ज़ाहिर सी बात है, लकड़ी काटने के लिए दरख्त हम काटते हैं, ऐसे ही है। तो हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया कि जो पेपर वेस्ट हो रहा है, जैसे अखबार, जी अखबार, एग्जैक्टली अखबार है, कोई भी पेपर होगा हम यूज़ करके बच्चे फेंक देते हैं, तो हमने सिंपल उस पेपर को हम उठा लेते हैं। बच्चों की किताबों के भी जो पेपर्स होते हैं, एग्जैक्टली हम ओके ओके, जी जी, तो हमने उस पेपर को उठाया और उसको रिसाइकिल करके पेंसिल्स बना दी। ये नॉर्मल पेंसिल की तरह कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, बस ये है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने पेंसिल के ऊपर वाली साइड पे सीड्स भी ऐड किए हुए हैं। अच्छा, आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं, जिससे पौधा उगेगा। ये कोई शॉर्प पेंसिल है, मुझे दिखा सकते हैं ये लिखने में ये उसी Sharp तरह pencil है कि नहीं है? लेट मी जस्ट सी। ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए, लेट मी जस्ट सी कि ये कैसा रिजल्ट देती है, ताकि पता चले। नॉर्मल पेंसिल की तरह ये नॉर्मल शार्पनर से शॉर्प अच्छा, होगा। जी सही है। जी, इसमें इवन हम आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अलग से लेड होता है, ठीक है। वो 2B 4B 5B हम वो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल पेंसिल है। वाह, ज़बरदस्त। और इतनी अच्छी सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे लकड़ी वाली फीलिंग्स है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। और किसी भी पेपर से बनी हुई है, इसमें कोई लकड़ी इस्तेमाल नहीं हुई, इसमें कोई दरख्त की कटाई नहीं हुई। ये वेस्ट पेपर जो है, जो हम लोग फेंक देते हैं, उससे बनाई है इन्होंने।
और ये क्या है? ये सीड्स हैं, बीज। सीड्स किस चीज़ के? ये हमने वैसे वेजिटेबल्स के ऐड किए हुए हैं, लेकिन कस्टमाइज अगर आप कहते हैं कि आपको फ्लावर्स पसंद है, हम फ्लावर्स के ऐड कर देंगे, ट्रीज के ऐड कर देंगे। हाँ। जो कस्टमर हमें बोलेगा हम वो वाले सीड्स आप ऐड कर सपोज देंगे। ये ख़त्म हो गई, यहाँ तक आ गई, जी, यहाँ तक तो आ उसके गई। बाद ये सीड्स रह गया, इतनी पेंसिल रह गई, उसके बाद इसको ज़मीन में ऐसी एग्जैक्टली दफन कर दें, दबा दें। वो एक न्यू लाइफ जो है वो पौधे को मिल जाएगी, पौधा उग जाएगा। कितने तुम समझ लो हो, वाह वेरी नाइस। इसमें किस तरह की अब और कोई चीज़ें मुझे दिखा दो सारी, ताकि फिर आगे पे चले। जस्ट अभी हमने इसमें कलर पेंसिल्स भी तो कर सकते हैं या हम नहीं? कर सकते हैं, करेंगे, बट अभी कोई की जस्ट है? हमने लॉन्च की है पेपर पेंसिल। हाँ, प्लीज पेपर पेंसिल में कोई कलर पेंसिल भी अंदर, जैसे इसकी निडल डाली है ना पेंसिल वाली, इस तरह से कोई कलर भी डाली है? डाली हुई हैं, हम बना रहे हैं, बट वो अभी हमने लॉन्च नहीं की। अभी जस्ट हमने पेंसिल ही लॉन्च की, उस पर रिसर्च चल रही है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह वो हम उसको दिखाएंगे। अरे वाह, और कोई पेन वैन भी कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं? सब कुछ हम बनाएंगे। अभी जस्ट हमने पेंसिल लॉन्च की, तो जस्ट पेंसिल। चलो फिर हमें बना कर दिखाओ, ताकि तुम्हारे ठीक है, best तवस्सुस से जो है ना हम बहुत सारे लोगों को best, सिखा सके best। कि ये टैलेंट कैसे आप घर बैठ के सीख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। जी, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, आप हमारे पेज reallife.pk पे जाके आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। वाह, ये एक पेंसिल कितने की दे रहे हो? हम एक पेंसिल जब हम मशीन से बनाएंगे, अभी हैंडमेड है तो अभी थोड़ी एक्सपेंसिव, बट जब हम मशीन से बनाएंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी। हम इसको 20 रुपीज़ में सेल करेंगे। तो इसकी जो खरीदने की मशीन है वो कितने की आएगी जो आपको इजीली? हमें 15 लाख की मशीन आएगी। 5 सेट ऑफ मशीन है उसमें। 15 लाख की? जी, 15 लाख की। तो बट हम फंडिंग आहिस्ता आहिस्ता रेज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हम ले लेंगे जल्दी। तो वो एक साथ फिर कितनी पेंसिलें निकाल वो देगी? एक साथ पेंसिल निकाल रही है, 1 मिनट के अंदर वो जो है ना 40 to 50 पेंसिल इजीली बना देगी। अच्छा। तो हम 8 से 10 घंटे काम करने के बाद 20 से 25 हज़ार पेंसिल बना सकते हैं डेली। वाह। चलें, आप बनाते जाएं और साथ साथ बताते भी जाएं कि इसने किस तरह से बनना है। आपने अपना जो खाता ज्योमेट्री बॉक्स का वो खोल लिया। जी, और और साथ में हमें लेड की ज़रूरत होगी। लेड चूँकि सिक्का है तो वो मार्केट में इजीली मिलता नहीं है। तो ये कहाँ से लेकर आते हैं आप लेड? ये हमें वैसे कराची से मिल जाता है। अच्छा। ठीक है, और कराची से मिलता है मोस्टली। कराची ही से लेकर मिलता है। आते हैं। जी, कराची से लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये पेपर हमने ये आपने अखबार का पेपर लिया है? जी, अखबार का पेपर लिया। पहले हमने लेड के साइज़ का पेपर काट लेना, ठीक है, ताकि वो हमें इजीली हो जाए। अभी ये लेड है तो साइज़ इसका पेपर का थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है, तो इसके बराबर का करना इसके है। ठीक बराबर है, का करना है। इसको मैं पहले थोड़ा सा कट कर लूँगा, निशान लगा लेते हैं। ये आपने साइज नापा, निशान लगाया। जी, और कितना पेपर चाहिए आपको? हमें वैसे तो जो ये इतना ही पेपर चाहिए, बट इतना अच्छा, काफ़ी है। पेपर चाहिए। ओके, तो ठीक इतने में रोलिंग की थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो इजीली शार्प हो सके। ठीक है। और ये शार्पनर से शॉप होती है? जी, नॉर्मल शार्पनर से शॉप बड़ा होती है। शार्पनर? जी, शॉप पर मैं दिखाता हूँ। मैं एक जब सेकंड। तक कि आप ये करते हैं मैं शॉप मेरे ख्याल से बैग में होगा। अच्छा, बैग इधर नहीं है। हाँ, मैं एक सेकंड और ये निकालता हूँ। बीज रखे हुए हैं, मैं समझ गई। जिन बीज से पौधा उगता है वो इस तरह से कैप्सूल वाला जो हिस्सा है उसको काट के उन्होंने इसको पीछे फिट करना है, और उसके अंदर ये बीज जो है ना, ये वाले बीज, ये ऐसे बीज दिख रहे हैं, ये बीज ऐसे इसके अंदर डाल के कैप्सूल वाली जगह पे उस शॉपर के अंदर डालेंगे। अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है वो उनको ये लगता है कि पेरेंट्स को कि ये जो हमने पीछे ऐड किया हुआ है ये प्लास्टिक है, तो बच्चे इसको खाएंगे तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये कैप्सूल है जो हम आम रूटीन में खाते हैं। अगर बच्चा खा भी लेता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं इसके पीछे अकल के बीज डाल दीजिए, ताकि बच्चों के अंदर अगर उगे तो अकल उगे। है। ये भी अगर अकल के बीज मिल जाएंगे तो है ना? बात वैसे सही है, ऐसे हो सकता है। और क्या, ठीक, अकल के बीज तो ठोकरों से मिलते हैं, जो मुझे लगता है ऐसे आसानी से नहीं मिलते। ये भी है। मेहनत, लगन, चाहिए ग्लू, ग्लू हमें चाहिए होगी वाइट कलर की, ऑर्गेनिक ओके। ग्लू। अभी ग्लू लगा दी आपने पेपर में ऐसे। कितना इंटरेस्टिंग काम है, कितना अच्छा लगता है इस तरह की कोई भी चीज़ इजाद करना, बनाना। इवन आप घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी अगर मैं बना रहा हूँ, आप मुझे देखें, बना लें। ठीक है, तो अगर आप नहीं क्या बनती, करेंगे? बट बच्चों से नहीं बनती तो वो हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी जितने भी बच्चे एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें, अपने हाथ की बनाई हुई पेंसिल लेके जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। अगर नहीं होता तो आप इनसे ऑर्डर कीजिए, मेहनत कर रहे हैं, देखें कितना हुनर है हाथ में। ऐसी चीज़ इन्होंने ईजाद की है जिसमें कोई लकड़ी किसी चीज़ का जो है ना इंतज़ाम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। पेपर के ज़रिए
अच्छा ग्लू आप आपने सिर्फ शुरू में ही लगाई है, बाद में नहीं लगाई? नहीं, हम बाद में भी लगाएंगे। लगाएंगे? हम गैप के साथ भी लगा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके भी लगा सकते हैं, सारी भी अच्छा। लगा सकते हैं, बट ग्लू हम लगाएंगे। और ये अब अगर मैं पेंसिल बना देता हूँ तो इसको ड्राई करने के लिए 30 मिनट चाहिए होंगे। आफ्टर 30 मिनट देन ये फिर शार्प होगी। फिर शॉप होगी, ठीक जी, है। क्योंकि वो ड्राई जब तक नहीं ना होगी तो हम इसको शार्प नहीं धूप कर में भी सकते। रखना होता है क्या जी, इनको? धूप में भी रखना होता है। इवन अब अगर हम मशीनरी ले लेंगे तो मशीनरी ही ऐसी होगी, वो उसमें पेंसिल को ड्राई कर देगी। अच्छा 10-15 मिनट के अंदर वो पेंसिल इजीली ड्राई हो जाएगी। ओके, अच्छा बिल्कुल साथ साथ ऐसे फ्लैट सरफेस पे इसको प्रेशर करके तो ऐसे बना के लेके जाना है। पकड़ो मैं इसको झूम जा रहा है तो नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि सभी पेंसिल जो है वो परफेक्ट नहीं बनती, अच्छा बट मोस्टली ये होता है कि हम अच्छी पेंसिल बना लेते हैं। मगर ये ऐसा नहीं इतना है। मुश्किल नहीं है, देखा जाए तो बहुत आसान से, बस दिमाग का काम है। और आपको आइडिया भी होना चाहिए कि आपने फोर्स कितनी लगानी है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये देखें लेड जो है वो थिकनेस उसकी जितनी सी है वो टूट भी सकता है। ओके तो ये थोड़ा फोर्स का भी हमने ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट, अब करें। असल में टेबल हिल रहा है। अब नहीं हिलेगा, चले मैंने पकड़ लिया ना। एक बार भले झूम जा भी गया तो कोई मसला नहीं, आगे जाके ठीक हो जाएगी। ओके आजा आजा आजा, वाह थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा हाँ मैं करता हूँ, एक सेकंड, वो इस तरह से होगा, छोड़ें ज़रा। हाँ ओके लेट मी जस्ट चले। You put some glue more? ऐसी और भी चीज़ें अब आप जो पेन की बनाते हैं, पेन के अंदर भी पेन की निडल डालते होंगे ना? एग्जैक्टली हम वो डाल देंगे। Same अभी way आप, हाँ। सेम वे। अभी हमने वो लॉन्च नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम वो बना रहे हैं तो वो जैसे ही बन जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। अभी जस्ट हमने पेंसिल बनाई है तो पेंसिल ही लॉन्च किया। उसका ये है पेन का कि अभी उसमें हमें आइडिया नहीं है कि हम कितना प्लास्टिक जो है वो सेव कितने कर सकते कितने कितने की आप पेंसिल सेल कर रहे हैं? हम पेंसिल 20 रुपीज़ की सेल 20 करेंगे। रुपीज़। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब तक कि ये जो पेंसिल तैयार हो चुकी होगी फिर आपको दिखाएंगे कैसी, फिर अपने घर पे भी बनाइएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मुदस्सर हम यहाँ पे सिखा रहे हैं पेंसिल बनाना। कागज़ जो होता है, जो वेस्टेज होता है आपका, उससे रिसाइकलिंग करें। वैसे ही यहाँ पे पेंसिल बना के दिखा रहे हैं। घर पे भी आप बना सकते हैं। कितना इजी था, एक निडल डाल के जो आपका जो भी फेवरेट प्रिंटेड पेपर है उसको आप ग्लू लगा के तो राउंड 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 करके उस निडल पेंसिल निडल के ज़रिए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे सामने बनाई है। और साथ वो कैप्सूल का जो हाफ पीस होता है उसके अंदर जो भी सीड्स किसी किस्म के जो आपको पसंद है वो थोड़े सीड्स डाले आपने, और इस पेंसिल का जो एंड है वो उसके अंदर ग्लू लगाया था आपने। अब इसको ग्लू ऑलरेडी लगा हुआ है तो इशू नहीं है। तो वो उसके साथ इसको वो dry हो अटैच जाएगा कर तो दिया और ठीक वो हो ड्राई हो जाएगा। जाएगा। फिर जब ये पेंसिल आधी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो फिर ये जो है बीज वाली जो हिस्सा वाली पेंसिल है थोड़ी सी, वो आप ज़मीन के अंदर बो देंगे, फिर वहाँ से पौधा जो है वो उग जाएगा। और ये देखें पेंसिल तैयार हो गई है। ये 30 मिनट में 40 मिनट में सूख जाएगी। फिर यू कैन शॉप एज वेल। आपके पास शॉप में पड़ा है, मैं इसे शॉप करके दिखाऊँ लोगों को पता चले कि कागज़ वाली जो पेंसिल है उसको शॉप करके कैसा रिजल्ट आता है। क्या ओके दिखाइए शॉप करके। ओके जबरदस्त। ये इवन हाथ से बनी है तो थोड़ा सा हो जाता है सम टाइम शॉप का, बट ये है कि इजीली शार्प होती है और सही शार्प होती है, कितनी कोई अच्छी इतना हुई इशू नहीं है, है। वेरी नाइस। ये देखें क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका ये आइडिया। Thank you इसी so तरह much. अच्छी अच्छी चीज़ें ईजाद करते रहें। इसके बाद आपके मज़ीद प्लान्स हैं और चीज़ें जो आप लॉन्च करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसी करें तो फिर दोबारा मेरे शो पे आइएगा ताकि इंशाल्लाह। वो भी हम बनाना सिखा सकें, है ना। इंशाल्लाह क्या बात है जी। आप भी अपने घर में इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं। बस ये है कि आपने अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं उनको परवान चढ़ाना है। जो आइडिया आप यहाँ पे सोच रहे हैं उसको आप या तो कलम बंद करें या फिर हाथ बंद करें और देखें कि आपका वो आइडिया जो है क्या रंग लाता है। और देखें पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और साथ में जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो भी कर रहे हैं। मैं अभी आपको ये भी आइडिया बता देती हूँ कि इस बिज़नेस को ऑनलाइन बिज़नेस जैसे आप 15 रुपये की सेल कर रहे हैं, 20 के
20 की सेल कर रहे हैं। और इसको जो टोटल बनाते हैं उस पर कॉस्ट क्या आती है? थोड़ी सी मदद कीजिए ना देखने वालों को। कॉस्ट जो है वो आ जाती है इस तरीके से, अगर मैं बताऊँ हाथ से बनाने में ज़्यादा आ रही है। तो क्यों हाथ से बनाने में ज़्यादा? असल में हम बल्क अमाउंट में चीज़ें बाई नहीं कर रहे, हमें लेड जो है वो हम मिनिमम क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, जो पेपर है वो भी मिनिमम क्वांटिटी में ले रहे हैं। अच्छा। बट यही चीज़ें अगर हम मशीन से बनाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि अब हमने जो है वो टन के हिसाब से पेपर लेना है और 1000 के हिसाब से वो जो है ना हमने लेड लेना है पीसेस उसके। अच्छा, तो तब जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी 1 घंटे में कितनी बना लेते हैं आप ये पेंसिल? हम 1 घंटे में 10 मिनट लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 घंटे में जो 6-7। तो जो आपको ऑर्डर आता है वो कितनी पेंसिल्स का आता है, एक जो आप ऑनलाइन बेचते हमें हैं? पैकेट्स का ऑर्डर आता है। अभी कल मुझे ऑर्डर आया, 5 पैकेट्स का ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से पैकेट्स के ऑर्डर वो आते पर हैं। पैकेट में कितनी होती है आपकी? पर पैकेट्स में हमने 4 पेंसिल्स भी हैं, 6 पेंसिल्स भी हैं हमने। 4 वाली कितने की है? 4 वाली जो है वो डिलीवरी चार्जेस मिला के 200 रुपीज़ की पड़ और जाती है। डिलीवरी चार्जेस में अगर कोई आपसे बहुत दूर मंगवा रहा है, साहिवाल हम से मंगा रहा है, basically, मुल्तान से आलकोट, देन हम लाहौर में जस्ट डिलीवरी कर रहे हैं। अभी हमने लाहौर को ही टारगेट किया हुआ है, हमने एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि हमारी इतनी प्रोडक्शन नहीं है। और हम जो है हम एक्चुअली हम 4 टीम मेंबर्स हैं, तो हम चारों मिलके बनाते हैं। तो जितनी हमसे बनती हैं वो हम जस्ट लाहौर में ही सेल कर रहे हैं, अदर सिटीज़ में अभी हमने एक्सपेंड नहीं किया। तो अभी जो पेंसिल का बिजनेस है ये आपको इनकम दे रहा है अच्छी तरीके से? जी सही ये मजा आ रहा है? जी इनकम दे रहा है, तो इसीलिए अब हम इसको जो है वो मशीनरी मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं और देन इसको जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा है वो साहिवाल में बैठा है या कराची में बैठा है, वो अपने घर के पास कोई भी शॉप है उधर से ईजीली बाय कर सके। वाह, लकड़ी की पेंसिल के बारे में सुना था और अब आप सुन रहे हैं पेपर पेंसिल। वाह जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा आइडिया हमारे साथ शेयर किया और मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी तालीम के साथ साथ जो है ना अपने पैशन, अपने स्किल्स को भी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और क्या पता आपका ये जो स्किल है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में बहुत सराहा जाए और इंशाल्लाह मेरी दुआ है सराहा जाएगा। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अब मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान है, मेरी सहेलियाँ आप कह सकते हैं। वो कहते हैं ना पहले था बेंजामिन सिस्टर्स, मगर बेंजामिन सिस्टर्स यार क्या सिंगर्स थी, तीनों बहनें इतनी प्यारी प्यारी, इतना अच्छा गाना गाती थी और आलमगीर साहब के साथ और इतने अच्छे अच्छे, मैं बोलूँ कि मैंने तो बहुत ज़्यादा उनके गाने सुने। एक बैंड था तीनों बहनों का, बेंजामिन सिस्टर्स। आज भी अगर हमें किसी को कोई बात करनी होती है तो हम कहते हैं 3 बहन, तुम लोग बेंजामिन सिस्टर्स हो, ऐसे करके कहते हैं। मगर अब एक नया स्टाइल आ गया है, नई जो है यॉट, उसमें नई नई और टैलेंटेड लड़कियां आ गई हैं हमारे पास। है नया, सना, माहा, और मैं कहूँ ये भी ना बेंजामिन सिस्टर की बिल्कुल मैं कहूँगी शबी हैं आप लोग। कैसी? काश उनकी तरह से स्लिम स्मार्ट भी हो जाए। नहीं नहीं, आप लोग स्लिम स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान जैसा भी हो, मोटा पतला। मैं जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी ना तो मैं सबसे ज़्यादा मोटी मॉडल थी, फिर बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब दुबली दुबली, साइज 0 सूखी सूखी सी थी और मैं थोड़ी सी मोटी कमर, मेरी वेस्ट आप होती तो थी। खैर कभी भी मोटी नहीं रही। नहीं मैं ना करें यार, ना थी और करें। मजाक के बाद 30 वेस्ट होती थी मेरी, मगर मेरा कद लंबा है ना तो पता नहीं लगता। हाँ, हाइट में नहीं, वो हाइट की वजह से नहीं पता चलता। तो 30 वेस्ट की मॉडल थी जब मैंने स्टार्ट की और मैं उसी में कामयाब थी। जब मैंने दुबली हुई, फराल की प्रेगनेंसी जो मुझे हुई थी, उसके बाद जब डिलीवरी हुई तो मैंने बहुत ज़्यादा साइज़ गिरा लिया था। हाँ। तो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, कहते तो वही मोटी फिजा अच्छी लगती है, क्या कर लिया आपने? हाँ, और इतना नाराज होती सही थी कह मुझसे। रहे हैं। होती थी ना? सही है। तो अब तुमसे भी होंगी, तुम देख लेना। जो तुम आजकल तुम डॉक्टर से पूछ के ना दलिया खाना है बताओ तुम, मैं क्या खा रही थी अभी? जौ का दलिया। और तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है खाने को? जौ का बस दलिया। तुमसे मैं मगज खा रही होती हो, अकल कुछ तुम्हें आनी नहीं है, छोड़ो यार। इसलिए कहती हूँ जो जैसा है ना उसको वैसा रहने दे, जिस तरीके का है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल और मुझे लगता है कि इंसान का इनर अच्छा होना चाहिए और उसके बाद अगर वो किसी टैलेंट की साइड पे जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस पे उसको कमांड होनी चाहिए। हाँ ये बस चीज़, ये हाँ। चीज़ है। और सबसे बड़ी बात इंसान का बच्चा होना चाहिए। तो हम सारे इंसान के बच्चे हैं, ऐसी इंसानियत है हमारे अंदर, नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो पहले एक छोटी सी बात ज़रा पूछ लूँ, ताकि क्योंकि तुम लोग फरमाइश पे यहाँ पर आज दोबारा बुलवाए गए हो, ऑडियंस की फरमाइश, फ़ैन फॉलोइंग तुम लोग की बहुत है। मुझे बताओ कोई नई चीज़, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा सुर कोई नया लगाया हो जो आज से पहले कोई गाना नहीं गाया हो, तो प्लीज़ अभी बताओ। इसका कलाम आया है, सूफी आइटम है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हो जाए ज़रा, फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? फैंस के लिए। हाँ बिल्कुल।
खुसरो बाजी प्रेम के मैं तो खेलूं पी के संग खुसरो बाजी प्रेम के मैं तो खेलूं पी के संग अरे जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो पी के संग में मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना हो छाप तिलक रे मुझसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के 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 नैना मिलाई वाह बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना ओह जी मुझसे नैना आह जी मुझसे नैना मिलाई के वाह 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 जबरदस्त लड़की छा गई हो यार। कितना अच्छा फोक है हमारा, नहीं हमारे कलाम में इसमें एडिशन जो तुमने की है ये तुम्हारी क्रिएशन थी? इसको जो इसमें ऐड कर दिया तुमने छाप के लगी, इसके जो पीछे की जो नोट्स और शायरी है उसको मर्ज किया इसके साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई लाइक द आइडिया। और तुम बता तुम्हें मुसरत नज़ीर का कोई ऐसा गाना जो तुम सुनाओ? लास्ट टाइम तुमने अकेले मुझे कुछ नहीं सुनाया था जिससे इसने सुनाया था, आज भी तुम हाथ लगी हो तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। आपकी नजरों के नाम तो मुसरत नज़ीर जी का कोई है? आपकी नजरों के नाम मुसरत जी का है? ओके वो है कि मेरी नजरें है तलवार किसका दिल है रोकेवार तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। आजकल चल भी रहा है ना तौबा तौबा, तो ये तौबा तौबा ही है। तो ये आपके नाम ही यार इतना सफर नहीं चलेगा, थोड़ा सा कंप्लीट करो। हाँ मुसरत नज़ीर के वो मतलब है यार वो गाना था कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया आहा हाय वे माही मेरे में कोठे उत्ते पानिया आहा कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया हाय वे माही मेरे में कोठे उत्ते पानिया आन गए का उड़ा जड़ गए सानू नवा पवाड़ा पा जा वाह जी। आन गए का उड़ा जड़ गए सानू नवा पवाड़ा पा जड़ गए वाह। सानू नवा पवाड़ा पा जड़ गए वाह जी। कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते पानिया हो। वाह क्या बात है। नयाब सना महा हो जाए फिर नाहिद अख्तर जी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी कभी गीत बन के लबों पर सजेगी कभी फूल बन के ये महका करेगी ये दुनिया रहे मेरे हमदम। वाह। और जब बेंजामिन सिस्टर जी का हमने नाम लिया तो उनके लिए कुछ नहीं है ना तो सुनाइए ना। बेंजामिन सिस्टर के मिली नगमे हैं बहुत अच्छे। देखो एक वैसे भी सारे ही उनके फेवरेट है, कोई मुश्किल से शायद हम कह सकते हैं कि बेंजामिन सिस्टर्स का कोई एक नगमा या कोई एक सॉन्ग अच्छा ना हो। मेरे होगी मुसाफिरों को उजालना है
से आंसू दासों को संभालना है, संभालना है, उम्मीद सुबह जवान रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। और ये मर्दों के स्केल पे बड़ा ऊंचे पिच पे गाया हुआ गाना था, यहाँ पर इन्होंने बड़े मुश्किलों से बड़े गोरे अंदाज से गाया है, व्हिच इज वेरी डिफरेंट। आई लव इट। यार आलमगीर साहब का भी एक गाना था, बहुत अच्छा था। आपको पता है ना वो गाना जिसमें वो भागते रहते हैं, गाना चलता रहता है, याद हो जाए कितनी वीडियो हिट हुई थी। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। आगे आगे आगे। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। और यही पता नहीं क्या 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 और हमारे सिंगर्स जो ना, अगर हम ये सोचें कि एक तरह की चीज और एक तरह वेरिएशन बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारे मुल्क में। मैं समझती हूँ कि पॉप स्टार्स जो हमारे हैं वो पूरी दुनिया में नहीं चीज है हमारे पास, हर तरह का म्यूजिक, हर चीज है। क्लासिकल देख लें, फोक देख लें, मेलोडियस सॉन्ग देख लें, हेलो। तुम्हें पता है हमने सबको यहाँ पे गाया है, मोस्टली जो सारे ट्रेंडिंग में थे। लास्ट एक करके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। पूछो कौन सा? कौन सा? महनाज जी के ऊपर ब्रेक लेंगे। महनाज जी का गाना काटे ना कटे ना काटे ना। किसने मजे किए यार। चलो शाबाश, 1 2 3। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, ओए होए काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, ओए होए मैं तो मर गई। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरी सहेलियाँ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मैं बताऊँ, नायाब जो है ना उसने फिर दोबारा से रेडियो पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन ली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जी मुबारकबाद है आपको, जो मेरी तरफ से मिली, समझे आपको पूरी आवाम दे रही है, तो आपने भी उनको कुछ देना है, कुछ नगमा सुना के। सुनाइए जी। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। वाह। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़ुबान, वाह। सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़ुबान, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां नगमाते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, वाह जी। सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन
मेरी आँखों बता के जो दिए। वेलकम बैक। और अब हम यहाँ पे सहेलियाँ जो है हम वो वाली याद ताज़ा कर रहे हैं जो गाने बड़े ट्रेंडिंग में हुआ करते थे, जिनके सुर, लिरिक्स और खूबसूरती बड़ी थी, वीडियोस में चार्म होता था। और अब जो है वो वाली वीडियोस देखने को नहीं मिलती है, गाने सुनने को नहीं मिलता। और देखिए वो गाने अभी तक सबको याद है। आई एम श्योर जो जो टीवी पे बैठे होंगे आज ये वाला शो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सज्जाद अली जी कैसे छोड़ सकते हैं हम। सज्जाद अली के बहुत सारे गाने, मगर उसमें से एक मुझे वो बड़ा पसंद था, किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना, बेबी बेबी मेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबी आ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। नाइस वन। मुझे कहता था। और वो अहमद जहांजेब का अहमद गाना जहांजेब वो है तुम्हारे यस सितारों से जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, वाह, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, वाह, जिन्हें तुम कुर्सी कहते हो वो बातें तुम्हारी है। कहो एक दिन कहो एक दिन कहो एक दिन। यार ऐसे बहुत सारे नाम हैं। शिराज थे, शिराज उपल थे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम मैं आपको क्या बताऊं जिनकी वजह से अभी तक म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो आगे परवान चढ़ रही है। हम लोग उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं को गाते हैं। और कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी कम बैक कर रहे हैं, जैसे इसमें एक रहीम शाह जो हमारे सिंगर थे, जबरदस्त सिंगर है जिनने वो नहीं कहा पहले तो कभी हाँ, कभी कभी गम था। हाँ, माँ yes। का कितना प्यारा गाना उन्होंने गाया था, माँ मुझको मुझको झुलाना ये कुछ होता है ना। ऐसे बहुत सारे गाने तुम लोग को मैं इसी तरह के शो के लिए एक बार और मधु करूंगी, और तुम लोग का वादा अभी यहाँ पे दे के उठोगे कि तुम लोग आओगे, व्हाई नॉट, है ना, एनी टाइम। ये जो सहेली वाला एटमॉस्फेयर है ना, ये हर एक के साथ नहीं हो सकता मेरा। सहेलियां होती हैं कैसे। तो बस एक शो और होगा, फिर इसी तरह की यादें होंगी, और मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ फिर इसी तरह के गाने गुनगुनाएंगे और यादें ताज़ा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।